राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं आज आपके लिए फिर से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, जो कि आपके किसी भी टेट एग्ज़ाम या फिर आपकी जो शैक्षिक प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले कि जिन स्टूडेंट्स ने प्रश्न नहीं देखे हैं तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से देख सकते हैं, और जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो का 76वां प्रश्न। हमारा ये प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है या फिर ज़रूरी है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है विश्वसनीयता, बी है वैधता, सी है वस्तुनिष्ठता या फिर डी है उसका मानक होना। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा लक्षण है जो किसी भी जो मापक उपकरण होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा, उसमें इनमें से कौन सा गुण उसमें होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वैधता। हम इसका यहाँ पर थोड़ा सा संक्षेप में भी देख लेंगे। किसी भी मापक उपकरण या फिर विधि में सर्वप्रथम विशेषता यह होनी चाहिए कि वह उस गुण अथवा गुणों का मापन कर सके जिसके लिए उसका प्रयोग किया जाना है। तो ऐसे मापक उपकरण को क्या कहा जाता है? वैध उपकरण। उसकी इस विशेषता को वैधता कहा जाता है, जो किसी मापक उपकरण के लिए सबसे ज़्यादा वांछनीय या फिर ज़रूरी है। तो वैधता किसी भी मापक उपकरण का सबसे पहला गुण होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? इसके ऑप्शन है बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य या फिर व्यक्तित्व। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अभिवृत्ति से। थर्स्टन और लिकर्ट किसके मापन से संबंधित हैं? ये है अभिवृत्ति से। सन 1927 में थर्स्टन ने अभिवृत्ति मापन के लिए तुलनात्मक निर्णय के नियम का प्रतिपादन किया। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अभिवृत्ति किसे कहते हैं। किसी कार्य, विचार या व्यवहार के प्रति किसी भी व्यक्ति का झुकाव, यही अभिवृत्ति कहलाता है। हम कोई भी काम करते हैं या व्यवहार करते हैं, अगर उसके प्रति हमारा झुकाव रहता है या हम उसे अच्छा मानते हैं, वो व्यवहार करना या वो कार्य करना, तो वही क्या होता है? अभिवृत्ति कहलाता है। जैसे कोई होशियार बच्चा है, उसे क्या करना? पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो पढ़ाई के प्रति क्या है? बच्चा पढ़ाई के प्रति उसकी अभिवृत्ति जगी हुई है या पढ़ाई के प्रति उसका रुझान है, तो इसे ही क्या कहा जाता है? अभिवृत्ति। और इन्होंने, थर्स्टन और लिकर्ट ने, इसी अभिवृत्ति या झुकाव या जो भी हमारी कार्य व्यवहार के प्रति जो झुकाव है या रुझान होता है, उसे उसकी मापन के लिए ही इन्होंने तुलनात्मक निर्णय के नियम का प्रतिपादन किया, जो अभिवृत्ति मापन का पहला परिष्कृत मापक था। सन 1932 में लिकर्ट ने अभिवृत्ति मापन की योग निर्धारण विधि को विकसित किया था। अगला प्रश्न है, उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? इसके ऑप्शन है सृजनात्मकता का है, अभिप्रेरण का है, रुचि का है या फिर बुद्धि का है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सृजनात्मकता का। यहाँ पर देखिए, मनोवैज्ञानिक बेरोन ने सृजनशील बालकों की निम्न विशेषताएं बताई थी। क्या क्या बताई हैं उन्होंने? पहला है कि स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता। जो भी सृजनशील बालक होते हैं उनमें स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रहती है। दूसरा, उन्होंने इसकी विशेषता बताई कि वे सृजनशील बालक क्या होते हैं? जटिल समस्याओं को सुलझाने में रुचि रखते हैं। तीसरा, उन्होंने बताया कि एक साथ वो अनेक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की उनमें क्षमता रहती है। चौथा, मौलिकता से परिपूर्ण रहते हैं ऐसे बच्चे। और पांचवा, उन्होंने बताया कि उनमें क्या रहती है? उत्सुकता रहती है। तो देखिए, उत्सुकता क्या है? सृजनशीलता का मापक परीक्षण है। अगला प्रश्न है, गैग ने निम्न में से किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है अधिगम का श्रेणी क्रम, बी है अधिगम के सिद्धांत से,
सी है अधिगम का मूल्यांकन से संबंधित है, या फिर डी अधिगम का प्रबंधन से ये संबंधित है। तो गैगने किससे संबंधित ही हैं? ये है ऑप्शन नंबर ए, अधिगम का श्रेणी क्रम से। गैगने का संबंध अधिगम का क्षेत्रीय श्रेणी क्रम से है। गैगने द्वारा लिखित किताब द कंडीशन ऑफ लर्निंग में इन्होंने सीखने के क्या किए हैं, मूल 8 प्रकारों का इन्होंने वर्णन किया हुआ है, जिनमें से सीखने का क्रम श्रृंखलाबद्ध है। एक श्रृंखला में इन्होंने इसे बांटा हुआ है, और इस श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊपर क्या है, समाधान, और सबसे नीचे है सांकेतिक सीखना। इस श्रृंखला की मुख्य विशेषता यह है कि यह सरल से जटिल की ओर होती है। तो गैगने का संबंध किससे है? इनका संबंध है अधिगम का श्रेणी क्रम से। इन्होंने इसे 8 भागों में श्रृंखलाबद्ध तरीके से बांटा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में स्मरण करने की कौन सी विधि है? अगर बच्चा किसी चीज़ को याद करना चाहता है, किसी पाठ को स्मरण रखना चाहता है अपनी स्मृति में, तो इसमें से कौन सी विधि सबसे अच्छी है? पहला है मिश्रित विधि, दूसरा है विचार साहचर्य विधि, सी है ए और बी दोनों, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर किसी बच्चे को कोई पाठ याद रखना है तो इसमें से दोनों ही विधियाँ, मिश्रित विधि और विचार साहचर्य विधि, दोनों ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। देखिए मिश्रित विधि क्या होती है? मिश्रित विधि एवं विचार साहचर्य विधि दोनों ही स्मरण की मुख्य विधियाँ होती हैं। मिश्रित विधि में क्या करते हैं, पहले पूरे पाठ को प्रारंभ से अंत तक पढ़ा जाता है, फिर उसे छोटे छोटे खंडों में बांटकर उसे याद किया जाता है, अंत में पूरे पाठ को प्रारंभ से अंत तक फिर पढ़ा जाता है। तो ये होती है मिश्रित विधि। दूसरा है देखिए विचार साहचर्य विधि में कक्षा के सभी विद्यार्थी क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से प्रश्न के उत्तर पूछकर पाठ को स्मरण रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? इसके ऑप्शन है कैटल, बी है गिलफर्ड, सी है थर्स्टन, या डी है स्पीयरमैन। तो बुद्धि का जो तरल मोज़ेक मॉडल है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में इससे प्रश्न बनता है। तो ये दिया था ऑप्शन नंबर ए, कैटल ने बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल दिया था। अब यहाँ पर हम थोड़ा बुद्धि का जो तरल मोज़ेक है उसमें जो ठोस बुद्धि और तरल बुद्धि है उसे देखेंगे। तो बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल अर्थात तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत कैटल द्वारा दिया गया था। कैटल के अनुसार बुद्धि के 2 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, पहला है तरल बुद्धि, दूसरा है ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि को तर्क के आधार पर इस समस्या को हल करने की योग्यता के रूप में परिकल्पित किया था, जबकि ठोस बुद्धि को शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुभव पर आधारित ज्ञान के आधार पर परिकल्पित किया गया था। मैं आपको यहाँ पर इसे थोड़ा सा सरल शब्दों में समझा देती हूँ कि तरल बुद्धि क्या होती है। जब बच्चा किसी नई स्थिति में, कोई नई स्थिति उसके सामने आ जाए और वहाँ पर वो अपना दिमाग लगाकर समस्या का समाधान निकालता है, तो वहाँ पर प्रयोग की जाती है तरल बुद्धि। अगर इसका हम एक उदाहरण देखें, जैसे कोई आप पहेली किसी बच्चे से पूछें तो वहाँ पर वो पहेली उसके लिए बिल्कुल नई होती है, बिल्कुल नई पहेली होती है। तो बच्चा क्या करता है, वहाँ पर तुरंत अपना दिमाग लगाता है और उस पहेली का हल निकालता है। इसी तरह से अगर देखिए गणित की किसी नई समस्या को बच्चा जब हल करता है तो वो भी तरल बुद्धि में आती है। और अगर कोई भी मशीन बच्चे के सामने पहली बार रख दी जाए तो वो उसे देखकर और समझ-बूझकर अपनी जो भी समझ-बूझ है उसके हिसाब से वो क्या करता है, उसको चलाता है। तो ये सब तरल बुद्धि के उदाहरण हैं। दूसरा ठोस बुद्धि। ठोस बुद्धि में क्या होता है, इसमें पहले से जो सीखा हुआ ज्ञान होता है उसका प्रयोग जब बच्चा अपनी शिक्षा या किसी समस्या को हल करने में उसका प्रयोग करता है तो वहाँ पर क्या होती है, वो ठोस बुद्धि होती है। जैसे बच्चे पहले शब्द सीख लेते हैं, तो बच्चों से अगर आप किसी शब्द को बोलें और उसे उसका वाक्य प्रयोग करने को कहें तो बच्चा क्या करता है, आसानी से उसका अपने शब्दों में वाक्य बनाकर बोलता है। या फिर दूसरा, जैसे बच्चों को अगर गणित का पहाड़ा आ चुका है तो आप अगर कक्षा में उसे
कोई 2 नंबर का गुणा करने के लिए बोले, मल्टीप्लाई करने के लिए दें या भाग करने के लिए दें, तो वहाँ पर वो अपने सीखा हुआ जो उसने पहाड़ा है, चाहे 2-3 का पहाड़ा है, तो उसका प्रयोग करके वो क्या करता है, आपके द्वारा दिए गए जो गुणा है या भाग है उनको हल करता है। तो इस तरह से ये तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि को कैटल ने इस तरह से इसका सिद्धांत दिया हुआ था। अगला प्रश्न है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु सबसे उत्तम स्थान कौन सा है? खेल का मैदान, सभागार, घर या फिर विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास हो सकता है वो सबसे अच्छी जो जगह है वो है ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण। विद्यालय एवं कक्ष का वातावरण बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान होता है, जहां वह संवेदी सूचनाओं को ग्रहण कर उसका क्या करता है, रूपांतरण और विस्तारण करता है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? इसके ऑप्शन है आवश्यकता, चालक, प्रेरक या फिर इच्छा। तो अभिप्रेरणा के जो स्रोत हैं वो है ऑप्शन नंबर ए, आवश्यकता। अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? देखिए, अभिप्रेरणा का मूल स्रोत आवश्यकता होती है। अभिप्रेरणा का तात्पर्य किसी कार्य को करने की उत्सुकता, प्रेरित होना। जब हम किसी कार्य को करने की हम में क्या रहती है, उत्सुकता होती है, तो वो वहाँ पर अभिप्रेरणा कहलाती है। जब व्यक्ति की आवश्यकता होती है तभी वो क्या होता है, किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। अगला प्रश्न है, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सीखना, सोचना, क्रिया करना या फिर कल्पना करना। तो व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो कि अभ्यास के कारण होते हैं उन्हें कहते हैं सीखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? पहचान, धारण, पुनः स्मरण या फिर अनुभूति। तो कारक के जो स्मृति के जो कारक हैं वो हैं, कौन कौन से होते हैं स्मृति के कारण? देखिए, पहचान होता है, धारण होता है, पुनः स्मरण भी होता है, लेकिन जो अनुभूति है वो स्मृति से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? इसके ऑप्शन है आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत या फिर अंतर्नोद का सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आवश्यकता का सिद्धांत। मैस्लो के अभिप्रेरणा के सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। मैस्लो ने अभिप्रेरणा के लिए 5 आवश्यकता स्तर को बताया हुआ है। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये जो डेफिनेशन है वो किसने दी हुई है? शेफर ने, हेटफील्ड ने, ड्रेवर ने या फिर लेडेल ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ड्रेवर। अगला प्रश्न है, अभिवृत्ति संप्रत्य है? पहला ऑप्शन है संज्ञान परक, बी है क्रियापरक, सी है संवेगात्मक या फिर डी ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। देखिए, अभिवृत्ति मैंने अभी आपको बताया कि यह क्या होती है, किसी भी काम या विचार या व्यवहार के प्रति क्या होता है, व्यक्ति का झुकाव, यही अभिवृत्ति कहलाता है। और यह क्या होता है, सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक, दोनों तरह का होता है। अभिवृत्ति किसी विषय, वस्तु या घटना के प्रति एक तरह का क्या है, दृष्टिकोण होता है, जिसमें संज्ञानपरक, क्रियापरक तथा संवेगात्मक प्रत्यय पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रॉब्लम पॉसिंग क्या है? इसके ऑप्शन हैं, छात्रों को गणित सीखने की सहायता से हतोत्साहित करने का एक तरीका है, बी है गणित की समस्याओं को हल करने की एक प्रक्रिया है, सी है छात्रों की किसी अवधारणा को पढ़कर उसमें से सार्थक प्रश्न बनाने का कौशल है यह, और डी है छात्रों को समस्याओं को हल करने के लिए विशिष्ट प्रक्रियाओं को सिखाने का एक तरीका है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ये कि प्रॉब्लम पॉसिंग क्या है, छात्रों की किसी अवधारणा को पढ़कर उसमें से सार्थक प्रश्न बनाने का ये कौशल है।
तो प्रॉब्लम पॉशिंग एक शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें छात्रों को अवधारणाओं को समझने और उनमें से सार्थक प्रश्न बनाने की क्षमता सिखाई जाती है। इसका उद्देश्य यह है कि छात्र क्या करें, स्वयं समस्याओं को उत्पन्न करें और उनका हल भी क्या करें, स्वयं ढूंढें, जिससे उनकी समझ में सुधार होता है। इसके द्वारा छात्रों की सोचने की क्षमता, नवाचारी दृष्टिकोण और समस्या समाधान कौशल में सुधार भी होता है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का डैश से है। तर्क से है, चिंतन से है, बोध से है या विवेक से है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोध से। अधिगम का बोध से वही संबंध है जो प्रेरणा का संबंध क्या है, उपलब्धि से होता है। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। इसके ऑप्शन है शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, बी है रचनात्मकता और मौलिकता, सी है समायोजन और बुद्धि, डी है चिंतन और कल्पना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चिंतन और कल्पना। व्यवहारवादी चिंतन थॉर्नडाइक द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण चिंतन तथा कल्पना के आधार पर किया गया है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम शब्द का लैटिन अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम में। इसके ऑप्शन है पाठ्यक्रमों का एक व्यवस्थित समूह, बी है स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए एक पाठ्यक्रम, सी है रथों के लिए एक रेस कोर्स, डी है अध्ययन का क्रम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पाठ्यक्रम जो है ये है रथों के लिए एक रेस कोर्स। तो पाठ्यक्रम शब्द लैटिन शब्द क्यूरिकुलम से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, दौड़ का मैदान या रथों के लिए एक रेस कोर्स। यह शब्द शिक्षा के संदर्भ में भी उपयोग में लाया गया और इसका अर्थ होता है छात्रों के लिए एक व्यवस्थित शैक्षणिक कार्यक्रम जिसमें विभिन्न विषयों और कौशलों की पढ़ाई होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दर्शाता है। भग्नाशा, तनाव, संबंध या फिर चिंता। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संबंध। इसमें मानसिक विकार के जो लक्षण हैं, इसके अलावा देखिए क्या है, तनाव है, चिंता है, भग्नाशा, भूल एवं त्रुटि है, लेकिन संबंध ये मानसिक विकार का लक्षण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है। इसके ऑप्शन है किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था या वृद्धावस्था। तो सबसे जो अधिक दबाव और तनाव का काल है वो है ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। ये जो डेफिनेशन है स्टेनले हॉल जी ने दी है कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान और विरोध की अवस्था होती है। अगला प्रश्न है, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डैश पर प्रयोग करके किया था। खरगोश पर, चूहे पर, कुत्ते पर या बिल्ली पर। तो उन्होंने किस पर किया था, इन्होंने कुत्ते पर ये प्रयोग किया था। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रयोग कुत्ते पर किया था। इस सिद्धांत में उद्दीपक, यहाँ पर देखिए उद्दीपक क्या था, ये भोजन था, और अनुक्रिया के बीच अनुक्रिया क्या हुई थी, कुत्ते का लार का टपकना। तो लार का टपकना यहाँ पर अनुक्रिया थी और उद्दीपक भोजन। जब घंटी बजाई तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक साहचर्य स्थापित होना दिखाया गया था। अर्थात अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य एक साहचर्य स्थापित होता है। जब कुत्ते को क्या दिया, उद्दीपक यानी कि भोजन दिया, तो उसकी क्या अनुक्रिया हुई थी, उसका लार टपकना शुरू हो गया था। तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक संबंध स्थापित हो गया था। तो यही क्या था, इनका पावलोव का सीखने का अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत था। अगला प्रश्न है, सीखने के वक्र क्या हैं ये। इसके ऑप्शन है सीखने की प्रगति के सूचक है, बी है सीखने की मौलिकता के सूचक है, सी है सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, या डी है सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सीखने की प्रगति के ये सूचक हैं। तो सीखने का वक्र सीखने की प्रगति का सूचक होता है।
सीखना कभी एक समान नहीं होता, कभी सीखने में अत्यधिक क्या होती है, उन्नति होती है, तो कभी सीखना बिल्कुल मंद भी हो जाता है और सीखने में कभी कभी क्या होता है, अवरोध भी उत्पन्न होता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने इसी आधार पर अधिगम का मापन रेखा चित्र खींचकर किया था। इसे ही सीखने का वक्र कहा जाता है। तो वक्र कभी भी समान नहीं होता है, कभी क्या होता है, उन्नति होती है और कभी वो बिल्कुल भी उन्नति में नहीं रहता, मंद पड़ जाता है वो चीज़ सीखना बच्चों का, उसमें अवरोध आ जाता है। अगला प्रश्न है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? इसके ऑप्शन है विषय वस्तु का, विद्यार्थियों की आयु का, वैयक्तिक भिन्नता का या फिर विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का। तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखा जाता है जब अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, अध्यापन कार्य करते हैं टीचर, तो वो ध्यान रखते हैं बच्चों की जो वैयक्तिक भिन्नता होती है। शिक्षकों को छात्रों के वैयक्तिक भिन्नता की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैयक्तिक भिन्नता के कारण छात्रों में बुद्धि स्तर, समझ का स्तर अलग अलग होता है। इस कारण इस जानकारी के आधार पर शिक्षक अपना अधिगम कार्य अच्छी तरह से चला सकते हैं तथा अधिगम कार्य सफल होता है। देखिए, कक्षा में सभी बच्चे एक सी ही बुद्धि और एक सी ही जानकारी लिए हुए नहीं होते हैं, सबकी अपनी अपनी समझ होती है, तो उनमें क्या पाई जाती है, वैयक्तिक भिन्नता। तो जब टीचर को सभी बच्चों के बुद्धि स्तर, उनकी समझ क्या है, इसकी जानकारी होगी, तो टीचर हर बच्चे को उसी की बुद्धि के स्तर से समझा सकता है। अगला प्रश्न है, कुर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें डैश कहते हैं। क्या कहा जाता है? परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं या संगति कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गतिशीलता कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मानसिक स्वास्थ्य और डैश में घनिष्ठ संबंध है। अभिवृत्ति का, स्वीकार्यता का, बचने का या फिर समायोजन का। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, समायोजन। वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का संकेत होता है। जब हम वातावरण के साथ क्या कर लेते हैं, समायोजन करते हैं, तो वह क्या कहलाता है, वो एक स्वस्थ व्यक्ति की निशानी होता है। तो लेडेल ने मानसिक स्वास्थ्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण के साथ उचित समायोजन करने की योग्यता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये, निम्न में से कौन सा अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या फिर सृजनशीलतावाद। तो अधिगमकर्ता को जो सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता देता है वो है ऑप्शन नंबर डी, सृजनशीलतावाद। सृजनशीलता अधिगमकर्ता को नए विचारों या रचनाओं को पैदा करने या उन्हें खोजने का भरपूर अवसर देता है या उसे स्वतंत्रता देता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, शेयर करिए, लाइक करिए और मैं आपके लिए आगे भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं मेरी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।